नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर का यह खास एडिशन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। यानी अगर पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति आपका शत्रु हो जाए तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसकी हरकतों का आप पर गहरा असर पड़ता है। हिंदुस्तान दशकों से पाकिस्तान नाम के नासूर से को झेल रहा है, उससे लड़ाई लड़ रहा है और अब अफगानिस्तान में भी तालिबान का कब्जा हो गया है। हालांकि हिंदुस्तान किसी भी बाहरी शत्रु से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, हमारी फौजें तैयार हैं, लेकिन उनका क्या करें जो रहते तो यहां है लेकिन वो गाते तालिबान की है। यानी उनके दिल में तालिबानी सोच बसती है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कई लोग खुश होकर ताली पीटने लगे, तालिबानी सोच की वकालत भी करे जाने लगी। आज आर पार की टक्कर में इसी चोट पर, इसी विचारों पर हम एक बड़ा प्रहार करेंगे। आखिरकार ये तालिबानी सोच देश के लिए खतरनाक कैसे है। दुनिया की सबसे अनोखी सरकार तैयार हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री यूएन की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। उप प्रधानमंत्री तालिबान के गठन में शामिल रहा और 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहा था। गृह मंत्री ग्लोबल आतंकियों की सूची में शामिल है। ये अफगानिस्तान की नई तालिबान यानी आतंकी सरकार है। एक एक करके इनका परिचय जानिए। नाम मुल्ला मोहम्मद हसन अखन, पद प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के, पहचान कट्टरपंथी इस्लामी समूह का संस्थापक सदस्य। 2001 में बामियान में बुद्ध प्रतिमाएं तोड़वाई, यूएन की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल। 2001 से हसन अखन पर प्रतिबंध जारी। नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, पद उप प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के, और पहचान 1994 में तालिबान के गठन में शामिल। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी 2001 में अमेरिकी हमले के बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया था। 2010 में पाकिस्तान के कराची में गिरफ्तार हुआ। 2018 में पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। इनका नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, पद अफगानिस्तान के गृह मंत्री, पहचान हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। ग्लोबल आतंकियों की सूची में शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में नाम है। अमेरिका ने 37 करोड़ का इनाम रखा है। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की इसने शुरुआत की। और ये चंद नाम तो सिर्फ छोटी सी झलक हैं, क्योंकि 33 मंत्रियों वाली तालिबान कैबिनेट में एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकी शामिल हैं। और महिलाओं के प्रति अपनी असली सोच दिखाते हुए तालिबान ने अपनी सरकार में एक भी महिला को शामिल नहीं किया है। इसीलिए आज इस आतंकी सरकार की हम हर परत खोलने वाले हैं। आज आर पार में अफगान नागरिकों की गवाही होगी, जो इस तालिबान सरकार के शैतानी चेहरों की पोल खोलेंगे। तालिबान टेररिस्ट है, वो पहले भी था और इसके बाद भी होगा। ऐसे शरिया हमें नहीं चाहिए कि मर्द हमें मारे, मर्द हमें बोले कि घर से मत निकलो। कुरान के कौन सा हिस्से में लिखा हुआ है कि इंसान को जिंदा जलाओ, बकरे की तरह ज़बह करो? तो अगले 1 घंटे आर पार में देखिए तालिबान सरकार पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। जो लोग तालिबान को रिफॉर्म्ड वर्जन बता रहे हैं उनके लिए मैंने एक स्पेशल विश्लेषण तैयार किया है। यकीन मानिए यह विश्लेषण उन तमाम लोगों के लिए आईने से कम नहीं है। खूब शोर मचाया गया कि तालिबान 2.0 पुराने वाले से अलग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करता है, लेकिन अब धीरे धीरे असलियत आप सबके सामने, हम सबके सामने आ रही है। कहा गया था कि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उनकी शिक्षा और कामकाज में कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। महिलाओं को घरों में कैद होने को मजबूर होना पड़ा। कहा गया कि बच्चियां तालिबान 2.0 में बहुत सुरक्षित रहेंगी, लेकिन अब रोज खबरें आ रही हैं कि नाबालिग बच्चियों को जबरन तालिबान के आतंकी उठाकर ले जाते हैं। कहा गया था कि सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे, तालिबान बदले की भावना से काम नहीं करेगा, लेकिन अब अमेरिका की मदद करने वाले लोगों को ढूंढ
ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। ये सच्चाई है। मीडिया की आजादी के दावों की भी हवा निकल चुकी है। जोर शोर से किए गए ये दावे अब पूरी तरह से झूठ साबित हो रहे हैं। दुनिया ने देखा कि कैसे तालिबानी नेता का एक इंटरव्यू करने वाले पत्रकार की पीठ पर AK-47 तान दी गई, पीछे AK-56 खड़ी थी। ये सब कुछ सत्य के सत्य है। तो आज इसी पर हम करेंगे सबसे बड़ी चर्चा कि तालिबानी सोच में तालिबान के अंदर आखिरकार कौन मौका ढूंढ रहा है। आज इसी पर होगी बड़ी बहस। मेरे साथ आज की इस चर्चा में बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है आपको बता देता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में लंबे अरसे बाद स्टूडियोज में मौजूद है मेरे साथ 4 मेहमान। इनका दिल खोल के जोरदार तरीके से स्वागत करिए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, चर्चा करेंगे। मेरे साथ तस्लीम रहमानी मौजूद है, MPCI के अध्यक्ष। मेरे साथ IMF के और जाने माने मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं। आपका भी अभिनंदन है सर, शोहेब जमई साहब। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ अफगानिस्तान के लोग भी मौजूद हैं इस समय चर्चा के अंदर, जिन्होंने तालिबान की स्थिति को देखा है आज से 20 साल पहले, और वो भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। तो आप लोगों का भी अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा निवेदन है कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम बातें करनी चाहिए, लेकिन तालिबानी सोच का समर्थक क्या इंसानियत के दायरे में हो सकता है? डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अमीश जी, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपके चैनल का अभिनंदन करूंगा। जिस प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आपने बहुत लंबे अरसे बाद आज यहां पर अफगान बंधुओं के साथ आपने ये डिबेट रखा है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए अमीश जी, आपका मुख्य प्रश्न था कि क्या इंसानियत के दायरे में हम तालिबान का जो राज अफगानिस्तान में स्थापित हुआ है उसका स्वागत कर सकते हैं? मैं इसका उत्तर देता हूँ और कहता हूँ हम कौन हैं। सबसे बड़ी जो होती है वो जनता होती है। अफगानिस्तान की जनता क्या स्वागत कर रही है? अफगानिस्तान की जनता जो भारत की जनता के साथ बहुत नज़दीकियां हैं, हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है, एक सांस्कृतिक विरासत है अफगानिस्तान के साथ। आपने जो दृश्य देखे हैं कि फ्लाइट के आगे, प्लेन्स के आगे हजारों की तादाद पे लोग भाग रहे हैं, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, किस प्रकार महिलाएं अपने भविष्य को लेकर वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। और तो और जघन्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि प्लेन के ऊपर से, हेलीकॉप्टर में कोई लटका हुआ है, प्लेन के ऊपर से कोई कूद रहा है, वो मर जा रहा है। इस प्रकार के दृश्य 21वीं शताब्दी में पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिले थे। ये दिल को दहलाने वाले दृश्य है। और याद रखिए, ये जितने भी लोग भाग रहे थे ये भी इस्लाम को मानने वाले हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं। और तालिबान का जो मुख्य उद्देश्य सरिया को लाने का था, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सरिया को बार बार प्रमोट करते हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, किंतु जो मुख्य विषय है कि जो लोग भाग रहे थे वो भी सरिया से बच रहे थे और वो मुसलमान ही भाग रहे थे, कोई हिंदू और सिख भागते हुए नजर नहीं आए थे। तो आज सोचने की आवश्यकता है। मगर आज मुझे आपत्ति इस बात की है, नुमानी साहब जो कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बहुत जाने माने सदस्य है, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है हिंद के मुसलमान। मैं हिंदी मुसलमानों के तरफ से आपको अभिनंदन करता हूं, आपको स्वागत करता हूं कि तालिबान ने आज। पर नसरुद्दीन शाह ने इसका काउंटर भी कर दिया। नहीं, नसरुद्दीन शाह को बाद में लाते हैं। नसरुद्दीन शाह कोई ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं है। ये वही नसरुद्दीन शाह है जिन्होंने कहा था मुसलमानों को हिंदुस्तान में डर लगता है, ये डर का माहौल है। आज वो कह रहे हैं यहाँ रेफ्यूजी आने चाहिए। अच्छी बात है, जो आज उन्होंने कहा है वो अच्छा है विषय, मगर कहीं ना कहीं बहुत देर कर दिया है उन्होंने। ये कहते कहते इन्हीं लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए डर का माहौल है। भाई साहब, अगर डर का माहौल है तो फिर आप आज यहाँ स्वागत क्यों करना चाहते हैं? नंबर 2, आप देखिए चुने हुए सांसद बर्क साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये लॉ मेकर हैं देश के, और ये कहते हैं कि ये जो तालिबान लड़ रहा है, ये जिस प्रकार हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे जाबाज सिपाही, ये भी उसी प्रकार आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या आज़ादी को कुचल रहे हैं? ये तो टेलीविज़न चैनल में जो दृश्य आप दिखा रहे हैं यही बता रहा है। टेलीविज़न चैनल में मौजूद हूँ, डिबेट कर रहा हूँ, वो दृश्य मैं भुला नहीं सकता। 2 बंदूकधारी तालिबान खड़े होकर के एक एंकर को कह रहे हैं कि आप बताइए तालिबान से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। फीमेल एंकर्स का तो क्या हश्र हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात स्पष्ट है। तो इसमें मुझे लगता है ये प्रश्न ही बेमानी है अपने आप। दी
शोएब जमाई, तालिबान में मौका कौन तलाश रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं वो नसरुद्दीन शाह जिन्हें डर लग रहा था, जो खौफजदा थे, जिनके परिवार को डर लगता था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आत्ममंथन करने का समय है ये हमारे लिए। उन्होंने एग्जैक्टली कहा ये आपको पता है। क्या आपको लगता है कि जो लोग चीयर लीडिंग कर रहे हैं, जो चीयर लीडर्स बने हुए हैं तालिबान के, उन लोगों को आईना दिखाने का वक्त है ये? नहीं, मुझे लगता है कि कंफ्यूजिंग स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है कि भाई नसरुद्दीन शाह गुड नसरुद्दीन शाह है या बैड नसरुद्दीन शाह है, आप तय कीजिए। अभी उन्होंने बयान दिया तालिबान के खिलाफ तो वो गुड हो गए, और जब वो सीए एनआरसी पे हमारा समर्थन कर रहे थे और जो मॉब लिंचिंग पे उन्होंने कहा तो वो बैड नसरुद्दीन शाह हो गए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी संबित भाई ने ये कहा, उन्होंने कहा था डर है, डर का माहौल है पूरे हिंदुस्तान। मैंने जवाब दे दिया, जनता समझ लेगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अफगान की जनता स्वागत नहीं कर रही है। ठीक है, अफगान की जनता 2 भागों में बटी, वहाँ कबायली उसका स्वागत कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अर्बन मैं इसका समर्थन करता हूँ, यहाँ जो बैठे हुए लोग। लेकिन कौन इनका स्वागत कर रहा है अफगानी ये तालिबान का, वो मैं आपको बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत पूरे अगस्त महीने में आप क्या कर रहे हैं? आप स्वागत कर रहे हैं कि आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो भारत की सरकार के साथ हूँ, उनके स्टैंड के साथ हूँ। आपका अपना स्टैंड क्या है? मेरा भारत की सरकार का स्टैंड था कि सीए अच्छा है। सर, आपका स्टैंड था कि सीए अच्छा नहीं है। संबित भाई बोल रहे थे, नहीं, मैं तो बोलने का मौका दे रहा हूं आपको। मत इंटरजेक्शन कीजिए, मैं बोल रहा हूं। जी। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत यहां से पूरे महीने जो है प्रेसिडेंट अध्यक्षता कर रहा था। अभी जो रिजोल्यूशन पास किया है भारत की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन में, तालिबान के फेवर में रिजोल्यूशन पास किया गया, और उस रिजोल्यूशन में कहीं भी टेररिस्ट वर्ड नहीं कहा गया है तालिबान के लिए। पहली बात, अमेरिका भी उसको कभी टेररिस्ट नहीं कहा, हमेशा इंसर्जेंट कहा, बागी कहा, ये कहा। दूसरी बात ये है, दीपक मित्तल जी दोहा में बातचीत कर रहे हैं तालिबान से, क्यों बात कर रहे हैं अगर वो टेररिस्ट है? तीसरी पॉइंट ये है कि अगर वो टेररिस्ट है तो यूएपीए में हमारा जो क्लॉज है, उस यूएपीए में आप डालिए कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमसे मत पूछिए, सरकार का स्टैंड पूछिए कि उसको टेररिस्ट मानती नहीं मानती। ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए मोदी जी को और मोदी सरकार को कि तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और सरकार के मतलब सरकार इसका जवाब ले लीजिए आप। समझ पाता 30 सेकंड में जवाब ले लीजिए। नहीं, इसका थोड़ा वक्त लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और देश सुन भी रहा है। याद रखिए, देश के लिए प्रायोरिटी क्या है? देश के लिए कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है सिवाय इसके कि पहले नंबर 1 पे जो भारतीय, जो हिंदुस्तानी नागरिक और जो हमारे मित्र वहां फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनको सकुशल घर वापस लाया जाए। अधिकांश लोगों को घर लाया गया है, फिर भी हजारों की तादाद में। मैं भी आराम से अमेरिका सर यहाँ से आप पहले इनसे बुलवा लीजिए, फिर मेरे से बुलवाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 3 हफ्ते में सिर्फ 400-600 लोगों को लेके आए हैं। आपको भारत अच्छा नहीं लगता है, आप कह रहे हैं इंडिया को, तो आप अमेरिका में रहिए जाकर, कौन मना कर रहा है? कहीं नहीं रहा हूं सर, मैं आपके सरकार की पीठ थपथपाने पे कह रहा हूं। ठीक है, आप थोड़ी देर शांति से पीठ थपथपाइए, मैं जवाब दे रहा हूं। सर बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है। पहले तो इस प्रकार से तालिबान की तरह व्यवहार मत करिए। है या नहीं? अच्छा, एक सेकंड और भी बात को रख ले, वो अपनी बात को रख ले, जनता भी बोलना। यहाँ पर हमारा सिंपल सवाल है, मेरा स्पेशल गेस्ट है हमारे अफगान ऑडियंस आए हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप लोगों को आईना दिखाएंगे कि अफगानिस्तान में असल में हो क्या रहा है। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, पहली बात 30 सेकंड, सरकार का प्रायोरिटी है कि अपने लोगों को, अपने नागरिकों को किस प्रकार से पूरी तरह से इवैक्यूएट करके भारत लाए। एक बात आप कान खोल के याद रखिए, बातचीत करना जो दोहा में हुआ है, बातचीत करना, नेगोशिएट करना, रिकॉग्नाइज करना नहीं होता है। कंधार के विषय में भी हाईजैकर से बातचीत हुई थी, उसका अर्थ ये नहीं हुआ था कि हमने आतंकवादियों को रिकॉग्नाइज कर दिया था। नेशन में कैसे आपने रिकॉग्नाइज कर दिया? आप ऐसे हर जगह बीच में बोलते हैं क्या? नहीं सर, आप बताइए ना। ये आतंकवादियों को रिकॉग्नाइज किया जाए उसके लिए मरे क्यों जा रहे हैं? रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज करो। आप ये क्यों रिकॉग्नाइज करने के मरे जा रहे हैं? भाई आ रहा है, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। बहुत ही गवर्नमेंट को अपना स्टैंड क्लियर मैं कीजिए। चिल्लाऊंगा नहीं, और अगर ये चिल्लाएंगे सबके बीच में हर कोई चिल्लाएगा तो एक सार्थक डिबेट नहीं होगा। यहाँ आतंक मत फैलाइए। शांति से आप जनता से पूछ लीजिए, आप सार्थक डिबेट चाहते हैं या चिल्लाना चाहते हैं? बिल्कुल, सब लोगों का विषय जाए। संबित पात्रा, आप अपने आप को तुरंत कंप्लीट कर लिया। तुरंत कंप्लीट नहीं होगा अमीश भाई, ऐसे अगर इनडिसिप्लिन बच्चे क्लास में होंगे, कोई गोलमोल नहीं करेगा भैया। आप सीधा कहिए ना, तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं? मैं कहूंगा, बताइए। कहूंगा। इतने देरी क्यों कर रहे हैं आप? आपके अब्बा जान है क्या? वो इतने परेशान हो रहे हैं। अब्बा जान है क्या? आप बताइए ना। परेशान हो रहे हैं एकदम। तालिबान को बताओ, तालिबान को। रुको, मैं तो कह रहा हूं कि वो आतंकवादी संगठन मानते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं? आप आतंकी संगठन मानते हैं, नहीं मानते? मैं तालिबान को एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूं। आतंकी संगठन मानते हैं, नहीं मानते? आप क्या मानते हैं? एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी, लेकिन भारत सरकार उसको जो है यहाँ से नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप कितना पतली गली से निकल रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्कान, तालिबान, मुस्कान जी, तालिबान क्या है? थैंक यू सर। जो मैं बोलती हूँ वो हमारे लोगों को पता है, हमको पता है कि तालिबान क्या है। तालिबान टेररिस्ट है,
तालिबान आतंकवाद है, तालिबान कहाँ से आए हैं, तालिबान वो जो कर रहे हैं वो इस्लाम के मजहब में बिल्कुल है ही नहीं। नहीं मानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उनके बीच में भी बोलेंगे अब आपको जो इस्लाम तालिबान में भी इनको मोदी जी ही दिखता है। जो अभी अब हमारे भैया बात कर रहे हैं उनके इस्लाम के बारे में सब कुछ पता है। कहाँ इस्लाम ने कहा है कि औरत को बच्चे को गोली मारा जाए, कहाँ पे, वो भी हॉस्पिटल में। कौन सा इस्लाम भाई? जो आपका इस्लाम वही मेरा इस्लाम, मेरा कोई अलग से इस्लाम नहीं, है क्या? इस्लाम ने कहा बोला है कि ये से करना है आप जो मानती हैं शरिया ना इस्लाम में, जो हाँ आप जी, मानते हो वही मैं भी मानता हूँ। हाँ मेरा कौन जी, सा इस्लाम? आपने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। हाँ सबने जी, वही मैं पढ़ा है। आपसे तो आप यही क्या? पूछ रही हूँ, मैं ये तो आपके कौन सा समर्थन की इस्लाम बात कर है रहा हूँ बहन। आपके ओपिनियन में? ये कौन सा इस्लाम है कि इस्लाम में ऐसे करे? मैंने वो कौन सा सरकार से शरिया सवाल है कि पूछा, यहाँ इस्लाम की बात नहीं है। नहीं, इस्लाम के गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात हो रही है। हाँ जी, आप ये बताइए कि आप लोग वसंत विहार तालिबान की बात गवर्नमेंट पॉलिसी से मैं बता रही हूँ कि तालिबान टेररिस्ट है, वो पहले भी था और इसके बाद भी होगा। जी, तालिबान कौन है? तालिबान पाकिस्तानी है? वो आपको पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान टेररिस्ट है? पाकिस्तान कौन ये है अफगानिस्तान की जनता जो बोल रही है। आपका बोला क्या है? जन्नत का नहीं मानता ये चीज क्या है? आपका जन्नत ये क्या है? ये क्या लिखा है? ये आपके देश का झंडा क्या है लिखा है? सर। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये आपके देश का आपके झंडा है मेरे तालिबान, भाई। आपका देश के बात नहीं किया, आपका तालिबान से बात किया, मैं तिरंगा पाकिस्तान मानता के बात किया। ये क्या लिखा है? तिरंगा मानता हूँ। ये क्या लिखा है? आप लोग क्यों नहीं मानता है इसके? ओके, शहजाद आप अपनी बात को देखिए, रखिए। शहजाद बड़े पूनावाला, संक्षिप्त में- प्रॉब्लम जो है, हम सोच को, जो तालिबानी सोच है उसकी पैरोकारी यहां पर चीयर लीडर की तरह जो लोग करते हैं वो इस देश के लिए घातक इसलिए है क्योंकि जो तालिबानी सोच है वो पूरे इंसानियत के लिए खतरा है। बिल्कुल, देखिए अमीश जी, तालिबान एकमात्र एक वेरिएंट है। ओरिजिनल जो वायरस है वो दरअसल सोच है, और वो वायरस जो पनपा है वो पाकिस्तान में ही पनपा है। ये मैं नहीं कह रहा, यहीं पर बैठे अफगानिस्तान के लोग आपको बता रहे हैं कि ये वायरस दरअसल पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया है। पर दुख की बात यह है कि आज हम तालिबान के बचाव में कुछ लोग यहां पर खड़े हैं और जो तालिबान के पीड़ित हैं उनके साथ ऊंची आवाज में बात करी जा रही है, जैसे कि ये मुसलमान नहीं है, असली मुसलमान केवल बंदूकधारी तालिबान है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़े शर्म की बात है। मैं तो कहूंगा वो कैंसर है। ये तालिबान नहीं है इंसान, दरअसल तालिबान इब्लिस शैतान, पर देश में होता है कुछ लोगों के द्वारा इनका गुणगान। मैं कहूंगा इनको भारत का संविधान नहीं शरिया पसंद है, तो चले जाओ अफगानिस्तान, चले जाओ अफगानिस्तान। अगर चाहिए तो पहिए पर लटक के जाओ या भेजेंगे सहसम्मान, आप तय कर लो। पर सवाल यह पैदा होता है अमीश जी कि दो तीन बातें कहूंगा बहुत जी, देन रमानी साहब। यूएपीए के तहत बोको हराम को भी आतंकवादी संगठन भारत ने नहीं घोषित किया है। क्या वो आतंकवादी नहीं है? वो यूएपीए की लिस्ट केवल उन लोगों के लिए है जो भारत की जमीन पर आतंकवादी हमला करते हैं। इसीलिए तालिबान हो सकता है हम लोगों के लिए तो सारे ही आतंकवादी है, पर उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है। पर आप एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि तालिबान के बारे में यूएनएससी रेजोल्यूशन नहीं है। यूएनएससी एक सेकंड, बीच में नहीं, यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 तालिबान और अल-कायदा को एक ही लिस्ट में रखता है, दोनों पर सैंक्शंस डालता है। इसका मतलब कि ऑलरेडी तय है कि तालिबान आतंकी संगठन है। पर कुछ लोग यहां पर बैठकर, और एक लोग यहां पर, मुझे शर्म की बात है कि यहां पर एक व्यक्ति है जिन्होंने ट्वीट क्या किया, मैं आपको ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह ट्वीट करते हैं अफगानिस्तान के लोग, सुने। इन 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि एक क्रूसेड है अफगानिस्तान के खिलाफ। वो आए, उन्होंने बॉम्ब किया, 20 साल बर्बाद किया, पर यह क्रूसेडर कभी भी 1400 साल तक हार नहीं मानता। हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ विदाउट फायरिंग अ बुलेट। दे विल नेवर सक्सीड व्हाटएवर नेस्टी वर्ड स्पीक्स अबाउट अस। मतलब ये अपने आप को तालिबान के साथ खड़ा बात है। आज मैं आपको पूछता हूं कि आप इन अफगान के लोगों के साथ है या आप जिसको अस कहते हैं आप तालिबान के साथ? जवाब तस्लीम नवानी। क्या मैं इनका सवाल का जवाब देने आया हूं? नहीं, बिल्कुल, आपको तो जनता, मेरा सवाल अफगानिस्तान के लोगों से है, मेरा सवाल इस्लाम की तरफ से है, मेरा सवाल इंसानियत की तरफ से है। आप तय करिए, आपकी जात की तरफ से है। मैं पहले इन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप तमाम लोग जो अफगानिस्तान से यहां तशरीफ लाए हैं, ये 20 साल पहले, आपकी उम्रें मुझे देखने में 25-30 साल की लग रही हैं उमूमन, क्या आपको शरिया पसंद नहीं है? आप शरिया से बच के यहां हैं? बोलिए नो, अगर नो है तो बोलिए। कुल ऐसा है, आप शरिया से बच के आए हैं यहाँ? नहीं, अब आप इनको बोलने दीजिए, बहुत लंबी तकलीफ हो गई। हमारे सर पे दुपट्टा है और दुपट्टा यही साबित करता है कि हमें शरिया पसंद है, लेकिन ऐसे शरिया हमें नहीं चाहिए।
कि मर्द हमें मारे, मर्द हमें बोले हो कि गया। घर से मत निकलो, मेरे पढ़ाई सवाल मत का करो, जवाब मिल गया। ये मत नहीं, करो, नहीं। किसी भी मेरे शरीयत सवाल में का ये जवाब नहीं मिल है। गया। ठीक, रहमानी साहब, ये लोग ये फरमा रहे हैं। मैडम, नहीं, देखिए आप प्लीज इनसे रहमानी पूछिए साहब, क्या ये अब समझते मुझे- हैं तालिबान? अब मुझे बात पूरी करने दीजिए। अमीश जी, आप मुझे बात पूरी शरिया- करने दीजिए। सवाल शरिया नहीं है, शरिया का ठेकेदार तालिबान है। ठीक ठीक है, ओके। मेरा अब ऑडियंस से भी मुझे तो बात निवेदन है पूरी कि करने अपनी दीजिए टर्न ना। पे बोले। ये आप देखिए, मैं आधे घंटे 20 मिनट से सुन रहा हूँ। 16 मिनट तो प्रोग्राम शुरू हुए जी जी जी, 16 मिनट से सुन रहा हूँ। चलिए मैं अपने जी, आप को बोलिए, करेक्ट कर बोलिए। लेता हूँ। मैंने इन तमाम लोगों से पूछा कि आप शरिया से बच के आए हैं, ये कह रहे हैं शरिया से नहीं, एक्सट्रीमिज्म से बच के आए हैं। जी, Am I आगे, right? आगे। ओके। शरिया, हमारे जो दोस्त हैं मोदी जी के आने के बाद, सऊदी अरब शरिया वाला देश है, यूएई शरिया वाला देश है, हमारा ये कुवैत शरिया वाला देश क्या है, हिंदुस्तान को भी शरिया और वाला देश बना दे? ईरान शरिया वाला देश है। तो चाहते और ये क्या सब है? हमारे दोस्त हैं, इसलिए आप इस मामले में शरिया को ना लाइए। मेरा पहले दिन से स्टैंड है, ये सीरियस भी है इशू, सेंसिटिव भी है। ये देश हमारा चूंकि बिल्कुल इमीडिएट नेबर ना होने के बावजूद फार नेबर है अफगानिस्तान, लेकिन इस आप रीजन जैसों के लिए पे, नसरुद्दीन इस पूरे शाह ने रीजन बोला है, पे- आप जैसों के लिए अरे नसरुद्दीन शाह ने सुनिए बोला ना, है, जरा इस उसको पूरे भी रीजन सुनिए। पे अफगानिस्तान का इंपैक्ट होना है, इसलिए मुझे ये सोचना है कि मेरे देश पे ट्वीट उसका पे जो पूछिए। इंपैक्ट होना है, वो इंपैक्ट क्या होगा? ठीक है, उस संबित इंपैक्ट का मेरा मसला है। संबित मेरा पात्रा, मसला ये नहीं, संबित मेरा पात्रा। मसला ये है कि अरे ट्वीट मेरा का मेरा- जवाब मेरा दिया। नॉर्थ वेस्ट सिद्धार्थ, बॉर्डर, सिद्धार्थ, मेरा मैं आपको नॉर्थ ईस्ट मौका दूंगा बॉर्डर, आगे। उसकी संबित जी, संबित जी। क्या इंपैक्ट होगा? मेरा मसला ये चलिए, है अभी इनका हो कि गया जो हो वहां तो- पर नहीं, वहां पर जो मैं तो बीच में हजारों नहीं लोग बोला, आप सुन अभी लीजिए। तक मौजूद हैं, उनका इवैक्यूएशन आप 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए रहमानी साहब, फिर हम अब संबित तक को- कर पाए। आपका हमारा सवाल है ना? $3 बिलियन का जो स्टेक है, ये हमारे सवालात है, और संबित जी उस पे जवाब, बहस संबित जी करने जवाब। के बजाय आप डोमेस्टिक ठीक, पॉलिटिक्स को ठीक। एड्रेस करना हो गया, चाहते हैं। अमीश जी, आप अब मैं हिंदू बोल लूं। मुसलमान वाली डिबेट अब यहाँ छेड़ना चाहते हैं। हिंदू आप मुसलमान शरिया वाली डिबेट, यहाँ इसमें तो हिंदू यहाँ मुसलमान आप को कोई विषय नहीं शरिया है। की डिबेट छेड़ना चाहते हैं। ये भी मुसलमान है, आप रीजनल जो पीड़ित जो पीड़ित कर रहे हैं वो भी मुसलमान है, जो पीड़ित है वो भी मुसलमान है। पॉलिटिकल एंड संबित डिप्लोमेटिक पात्रा। इशू है। सर, मैं आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा, अभी मेरे पास बहुत समय है। से स्कोर रहमानी साहब, भारतीय रहमानी जनता साहब, पार्टी, कांग्रेस, हिंदू, रहमानी साहब, मेरा निवेदन तो इलेक्शन स्वीकार जीतने करिए। के लिए देखिए, कहीं मेरा issue निवेदन नहीं है। स्वीकार करिए, स्टूडियो में बड़े दिनों बाद वापसी हुई है। जी हाँ, मेरा बहुत निवेदन है- शुक्रिया। जी जी जी। देखिए संबित पात्रा अमीश जवाब। जी, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, दो विषय मुझे खटका यहाँ पर। बार बार उन्होंने एक ही विषय पूछा, क्या आपको सरिया से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्या सरिया के डर से यहाँ आए? यहाँ एक तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है सरिया तो ठीक है, हिंदुस्तान में भी सरिया लाया जा सकता है। और देखिए, बार बार यहाँ रहमानी साहब पूछ रहे थे हमारा जो इतना $1 बिलियन का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रखा, उसका क्या होगा? आपको क्या लगता है? दोनों बगल में जो मेरे भाई खड़े हैं, इनको वो इन्वेस्टमेंट की चिंता हो रही है? कोई चिंता नहीं हो रही। अगर तालिबान भी देख रहा होगा तो रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही? सोच रहा ये होगा। आप किस बुनियाद पे सर, कह मैं रहे हैं? आपके बीच में एक नहीं, सेंटेंस आप बोला। बोले, एक- सब बोले मेरे बीच में, मैं आप भी आपके बोले। सेंटेंस नहीं, एक आप सेंटेंस नहीं नहीं बोले। बोले। बीच में कोई नहीं बोला। बदतमीजी आप- मैं नहीं, बदतमीजी नहीं ये सुनूंगा। बदतमीजी मैं मेरे इनके साथ बीच हुई में है। नहीं बोला। मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं क्यों चुप रहा हूँ? मुझे नहीं, ये क्या आप मुझे ये बताइए, क्या मजाक है? आप- ये हम आप डिबेट ही ना किस करें। बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि मुझे अपने देश के इन्वेस्टमेंट जी, जी, जी। चिंता नहीं है। रहमानी साहब, मुझे जो इन्वेस्टमेंट मैं हुआ हुआ है मैं वो बिल्कुल ठीक है, आपने बोला ना, मैं आपने भी सवाल बीच में पूछा, नहीं बोला। आपने ये सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि हमको उसकी चिंता ऑडियो जा रहा है, नहीं है? आपको ऑडियो नहीं जा रहा। आप अकेले अमीश बोलेंगे। भाई, ये बहुत गलत बात है। इस प्रकार का बिहेवियर जिसमें दूसरों को नहीं, बोलने नहीं, नहीं दिया जाएगा आप मुझे और ये देखिए, बोलेंगे कि मुसलमान मुझे डरा हुआ है। देखिए, आप बताइए, मैं शांत बैठा हूँ, आज मैं डिबेट में बोलता ही नहीं। आप तीनों यहाँ पर बोलने दोनों नहीं मिलकर दिया। चिल्लाएंगे आप हमारे तीनों ने ऊपर। audience ये मुझे में बोलने, involve मैंने किया। इनके समय एक सेंटेंस बोला, एक नहीं, शब्द बोला। आप भी बोले। संबित पात्रा ने नहीं बोला। मैं नहीं बोला तो आप मेरी बदला, इनके बदला मेरे से लेंगे आप? नहीं, मैं किसी का आप इनका बदला लेना चाहते हैं? लेकिन अगर वो आपकी बात- आप राहुल गांधी की तरह बिहेव करना बंद करिए प्लीज। बाल सफेद हो गए हैं, राहुल गांधी की तरह बिहेव करते हैं। क्या राहुल गांधी? बताइए भगवान, आप सर, you are not a- रति आप kindergarten के student नहीं हैं। आप सरस्वती रति की देखिए, तरह रहमानी साहब, देखिए, audience- इन्होंने कहा सरस्वती की तरह बिहेव मत। आप माँ सरस्वती को यहाँ क्यों लेके आए? माँ सरस्वती के विरोध में क्यों कहा? अरे सरस्वती जी और राहुल गांधी अलग अलग है। माँ सरस्वती के बारे में आपने क्यों, ये सरस्वती जी को क्यों बोला गया? नहीं। देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं रहमानी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनका दो ही मसला था। एक मसला था कि सरिया से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और जिस प्रकार से ये लेटेंट एंट्री इंडिया में सरिया का चाहते हैं, मैं दोनों को सुनने के बाद एक बड़ा हतप्रभ हूं
तालिबान को बचाने की इतनी कोशिश क्यों है? आपने पूछा कि सरकार का स्टैंड क्या है, मैं आपको जवाब देता हूं सरकार का स्टैंड क्या है। सरकार का स्टैंड है किसी भी कीमत पे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको सकुशल घर वापस लाना। आप अगर सोचते हैं कि सरकार तालिबान का समर्थन कर रही है तो एम्बेसी खाली करके यहां क्यों लेके आई सरकार? क्यों लेके आई सरकार? सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएनएससी में क्यों बोला कि सरजमीन जो अफगानिस्तान का है वो तालिबान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न किया जाए? मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूं, आज दोनों से पूछ रहा हूं, आप अभी बताइए नोमानी जी ने गलत बोला, बताइए, आप में हिम्मत है तो बता के देखिए कि नोमानी नोमानी आप बताइए। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? आप राजा हैं, आप क्यों नहीं जवाब देंगे? आप जवाब दीजिए। मैं आपको 3 सवाल छोटा सा पूछता हूं। मैं जवाब 3 सवाल पूछूंगा। मैं 3 सवाल पूछूंगा। अरे मैंने अभी आपसे नहीं पूछा भैया, मैं जनता से पूछ रहा हूँ। आप मतलब जनता से पूछ, अरे मैं बोल तो लूं, बोला मैंने दोहा के बारे में, मैं कंप्लीट कर लूं। एक साल पहले पता नहीं आप तालिबानी स्कूल से पढ़ के आए, दूसरे को बोलने देते नहीं है। क्यों कर रहे थे आप? अमीश जी मैं बोल लूं, कंप्लीट कर लूं, तेहरान में तालिबान के साथ कंप्लीट कर लूं, ठीक है संबित। नंबर 1 मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, 30 सेकंड। क्या तालिबान महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हाँ या नहीं? मुझे नहीं मालूम। इन्हें मालूम नहीं तो डिबेट में क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है डिबेट में इन्हें? क्यों बुलाया? एक सेकंड अब खड़े होइए बोलिए। मैं प्लीज एक सेकंड बैठिए। मैं मानता हूँ आपका गुस्सा है, रहमानी साहब की तरफ। एक सेकंड अपना नाम बताइए और अपनी बात करेंगे। एक सेकंड सर भाई साहब प्लीज बैठिए ना, मैडम बोल रही सबसे पहले ये मैं बताऊं कि मैं एक अफगान मुस्लिम महिला हूँ। एक सेकंड मुस्कान महिला हूँ, मुझे कहने दे। इन्हें तो सुने, मुझे कहने दे। इन्हें तो सुने। क्या मैं एक आप बोलिए आपकी आवाज आ रही है। मैं एक अफगान लेडीज हूँ। अब सर आप इस उनको बोलिए। मैं एक अफगान महिला हूँ जो 2012 से यहाँ आ रही हूँ और जा रही हूँ। कभी मैं नंगा नहीं घुमा फिरा, कभी मैं कोई गलत मुस्लिम वाले जो बगैर होते वो ऐसे काम नहीं की। कौन सा सूरा में, कौन सा आयत में, कौन सा कुरान के कौन का हिस्से में ऐसे बुला दिया, बता दिया गया? प्लीज सुन लो, प्लीज अब देखो, इसका हुलिया देखो। नहीं, कौन सा कुरान में कुरान के कौन सा हिस्से में लिखा हुआ है कि इंसान को जिंदा जलाओ, बकरे की तरह ज़बह करो? लेडीज को नहीं आप शरिया का बात किया, मैंने कहा कि मैं नुमानी साहब को एंडोर्स नहीं करता। और आज भी अगर वो ये करेंगे तो उनकी मुखालफत है। आप एक मुस्लिम हो, मैं आपसे पूछती हूँ कौन सा सूरा कौन सा आयत में आया है वो प्लीज बोलो और तर्जुमा करो। आप प्योर मुस्लिम हो, आप भी। मैंने कहा क्या ये हंसने की जरूरत नहीं है, इनकी पीड़ा पे हंसने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अब बैठिए। किसी पीड़ित से ये पूछना कि हमें तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ आपके सामने है। दूसरी बात, आपने मांगा प्रूफ, आपने मांगा प्रूफ। मैंने तो कहा कि आपने मांगा प्रूफ, इल्जाम नहीं लगाया। मैंने कहा मैं किसी को ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। देखिए मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्या तालिबान महिलाओं के साथ अत्याचार करती है? इन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। हमारी जो बहनें अफगानिस्तान की है उन्होंने जवाब दिया। अब देखिए मैं अभी दूसरा सवाल पूछूंगा रहमानी साहब से। रहमानी जी, भारत में क्या महिलाओं के ऊपर बीजेपी की सरकार अत्याचार करती है? अभी उछल के बोलेंगे हाँ करती है, मुझे पता है करती है, मगर तालिबान का इनको पता नहीं है। सुनिए दूसरी बात रहमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है तालिबान जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है वहां बच्चों के साथ, स्कूल को लेकर कि स्कूल में पढ़ना, को एजुकेशन नहीं हो सकता, लड़की लड़के एक साथ बैठ नहीं सकते, ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? मुझे अब आप एक बात का जवाब दे दीजिए इसी सवाल जवाब आप दीजिए। ये अच्छी बात है? हमारे देश में जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं 90% स्कूल मॉर्निंग में गर्ल्स शिफ्ट चलती है, इवनिंग में बॉयज शिफ्ट चलती है सारे देश में। गवर्नमेंट के स्कूल कोएड नहीं, प्राइवेट स्कूल ज्यादातर तो कोएड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोएड ये ऑप्शनल है। नहीं ऑप्शनल। तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? जो हमारे देश में जो चलन है, अच्छा तालिबान ठीक कर
रही है, गलत कर रही है। वो बिल्कुल बिल्कुल आपका ठीक है, वो उनका तरीका है, वो उनका तरीका है। अफगानिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप भारत को अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते। भारत हो गया, आपने जवाब दे दिया। अच्छा है, अच्छा अच्छा मल्टीलिंगुअल है, मल्टी रिलीजियस। अच्छा है, आपने जवाब, अफगानिस्तान मल्टीरेशियल नहीं है, मल्टी रिलीजियस नहीं है, मल्टीलिंगुअल नहीं है। आपने जवाब दे दिया कि वो तरीका है, भारत में भी नहीं है, ऐसे जवाब दिया। तीसरा, मैं एंड कर रहा हूं। जी जी, तीसरा, जिस प्रकार से महिला एंकर वहां न्यूज नहीं पढ़ सकती है और गोली लगा करके जो एंकर न्यूज पढ़ रहे हैं, वो आप उससे सहमत हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्या नहीं करते? तालिबान ठीक कर रही है, गलत कर रही है? 96 तक जो कुछ तालिबान ने वहां किया, क्यों बोला? अभी ये 96 का नहीं है, ये परसों का है। हम सबसे बड़े मुखालिफ हैं। बामियान का मुजस्समा छोड़ा, हमने अमीश जी, इन्होंने एक बार भी तालिबान की मजम्मत नहीं की, एक बार भी नहीं किया। आपने नहीं की, आप सरकार है, आपने नहीं की है। आपसे बोल ही रहा हूँ, आप कहिए कि आप तालिबान के रूल को वहां पर आपको बोलिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, हमने एक्सेप्ट किया है क्या? ये रूलिंग पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे हैं। हम भी है डिबेट में, इस तरीके से नहीं होता। पूछ रहा हूँ, ये गलत है, अमीश ये गलत है, ये गलत क्या तालिबान की सरकार के खिलाफ जमाने का समय है, हम दोनों भी रुके हैं पैनल में। कि आप खड़े होंगे तालिबान, हमारी सरकार खड़ी होगी, गलत है। अरे हमारी सरकार इंसानियत के साथ खड़ी है, आपको दिखाई क्यों नहीं देता? आपको दिखाई क्यों नहीं देता? मैं पूछ रहा हूँ, इनकी राजनीति के लिए आप फौज भेजेंगे, फौज भेजेंगे आप अफगानिस्तान में? ये डिबेट हाईजैक कर रहे हैं, ये डिबेट हाईजैक कर रहे हैं, डिबेट हाईजैक। आप कहिए तालिबान टेररिस्ट है, सरकार कहे कि तालिबान टेररिस्ट है, ये क्या तरीका है? अभी समित ने 2-3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि तालिबान महिलाओं पर अत्याचार करता है कि नहीं करता है, और मेरी आंखों में वो 12 साल की 10 साल की लड़की बैठी है। उस 10 साल की लड़की को आज अधिकार नहीं है अफगानिस्तान में अगर होती कि वो अपने जिंदगी को बसर करे, जैसे करना है, स्कूल जा सके। यहां बैठी है तो वो खुले आसमान में बैठी है, डिबेट में है, मास्क निकाल कर भी बात कर सकती है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि आप, क्योंकि वो एक इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी तमाम बुराइयों पर पर्दा डाल देंगे? और दूसरा सवाल, मैं आज इस डिबेट में नसरुद्दीन शाह ने बोला, उस पे भी आ रहा हूं। नसरुद्दीन शाह ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा वैश्यों की वापसी हुई है, मतलब आज भी वो वैश्य है। तो आप मानते कि नहीं मानते? उस समय का बयान अच्छा लगता था, आज मानते कि नहीं मानते? सर मेरी बात पूरी नहीं, सर प्लीज, अरे ये नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा डिबेट में नीचे। ऐसे नहीं। अमीश जी, ये तरीका नहीं है। मैं डिबेट में और भी चीख सकता हूं, मैं खुद भी प्रेजेंटर रहा हूं, मुझे चीखना नहीं है। पर अब उन्होंने दूसरी बात भी कही। उन्होंने कहा सदियों का वैश्यपन, सदियों के वैश्यपन के बयान से, जिस बयान पर ये डिफेंड करने आए थे नसीरुद्दीन शाह को, याद मैं नहीं करने आया, इनकी बदली करती थी, मैं क्यों करूंगा? उन्होंने किया। आज वो इस बात को मानते कि नहीं मानते? हम ये बात बोले तो हमको इस्लामोफोबिया का टैग लगाते। ये लोग देखे हैं वैश्यपन, उन्होंने देखा है, भुगता, आज वो बोल रहे हैं। और मेरा एक ही सवाल है, ये कहते बार बार बातचीत की मान्यता दे दी, बातचीत की मान्यता दे दी। मैं इनके साथ बातचीत में हूं, मैंने इनको मान्यता दी क्या? मैं कभी इनको मान्यता नहीं दूंगा, पर इनको बात को गलत साबित करने के लिए मुझे इस मंच का इस्तेमाल करना होगा। यही चीज भारत की सरकार ने किया। ठीक है, शोएब जमाई आप अपनी बात को रखिए। देन मैडम आपका सवाल, आपका पहले आपका सवाल शोएब जमाई से ही है। एक सवाल जल्दी। मेरे एक क्वेश्चन है मिस्टर रहमानी, जवाब देंगे। आपका बेटी, आपका बहन 10 साल 12 साल, आप रेडी हो अपनी बहन और बेटी को एक 60-70 इयर्स जो गंदा आ रहा है गन के साथ, आप रेडी हो अपने बहन और बेटी को उनको देने के लिए, निकाह के लिए? आप रेडी हो? मैं जाके उसके साथ जाके लड़ूंगा, भाग के नहीं आऊंगा, मैं लड़ूंगा उसको, कत्ल कर दूंगा। ये भाग के आपकी बेटी का निकाह हो जाएगा, मैं लड़ूंगा उससे, मर जाऊंगा या मार दूंगा। हम लोगों को मजबूर किया है। आज उसने जो प्लेन से गिर गया, इसका मतलब नहीं था कि उसने प्लेन नहीं देखा था, उसने प्लेन देखा था। 4 बार उसने बाहर कंट्री में गया था, लेकिन मजबूरी में, उसके डर से और पाकिस्तान की वजह से और ऐसे आप लोगों की वजह से जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। तो खाली है, काबुल एयरपोर्ट आज क्यों खाली है? जब ये बोल रही है रहमानी साहब, आज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि आंखों में आंसू है, बताइए। और एक सेकंड, शोएब भाई, इन्होंने जो सवाल पूछा वो बड़ा मूलता, बड़ा आप
जब भी अपना दर्द बता रहे थे भारत तो आप में है, मुस्कुरा रहे भारत थे। की डेमोक्रेसी ये के वैशीपन साथ के साथ आप क्यों हैं? जो 20 सालों से इन्होंने दर्द सहा है, मुझे उसका बखूबी अंदाजा है, और जो इनकी पीड़ा है वो मेरे दिल की पीड़ा है। आप नहीं समझते कि मेरे दिल के अंदर क्या इनके लिए यहाँ से पर मुस्कुराता, पीड़ा में मुस्कुराता कौन है? अरे सुन, पीड़ा में खुश कौन होता है? अरे सुनिए ना, मुस्कुराना आप कैसे? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहे नहीं, हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, आप पीड़ा में मुस्कुराए। ये महिला अपनी पीड़ा बता रही थी, आप मुस्कुरा रहे थे। पीड़ा में कौन मुस्कुराता हुआ आपको दिखता है? सुन लीजिए, दर्द में कौन मुस्कुराता है कि मैं खुश हूं, मुझे दर्द हो रहा है, आपने मुझे मुझे 10 पीड़ा सेकंड नहीं बोलने बोलिए, दिया। 40 सेकंड बोलिए, 1 मिनट बोलिए, 1 मिनट बोलिए। मुझे इनका दर्द, इनकी पीड़ा की समझ थी, इसलिए शोएब जमाई शाहीन बाग आंदोलन में अरे शाहीन बाग अफगानिस्तान के बीच में कहां से आ गया बताइए? एक मिनट ये सर, अफगानिस्तान आपके बीच के में मैंने नहीं ये बोला। तालिबान के बीच में शाहीन बाग आपके बीच में देखिए मैंने आज इनके बीच में नहीं सीएए का महत्व मालूम पड़ रहा है। इनके बीच में नहीं बोला ना मैंने। सीएए का महत्व अच्छा, मालूम शोएब पड़ भाई रहा की बारी है। है। नहीं नहीं नहीं, ये बीच में बोल रहे थे। नहीं, आज नहीं सीएए बोला मैंने। ये नहीं बोले। आज शोएब भाई ऐसे को नहीं और चलेगा। आज रहमानी जी को मालूम पड़ रहा है। हम माफी मालूम मांगनी पड़ रहा है। चाहिए। नहीं, अच्छा, ठीक है, सीएए ठीक है। झूठ बोला था इन्होंने, झूठ बोला था। अफगानिस्तान की उसको निकाल दिया। मुस्लिम बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। बोला रहा है हिंदुओं को, ये तो बैठे हैं हमारे मुस्लिम भाई सामने, ये तो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं सामने, मुस्लिम भाई तो बैठे हैं। रहमानी साहब किसको सिटीजनशिप दी है? आप मैं आपको मौका दूंगा ना आगे। बताइए। मैं इस बच्चे के पास भी आना चाहता हूँ, इससे भी बात सुनिए, करूंगा। अमीश भाई, एक सेकंड। अमीश भाई, रहमानी साहब एक मिनट। हमने सरकार से यही मांग की थी कि आप सीए में अमेंडमेंट कर करके इन अफगानी मुस्लिम नागरिकों को भी भारत में आने का रास्ता दे दीजिए, जिसका अरे विरोध refugee के ये अंदर कर रहे आए तो हुए थे। हैं। ये आपके साथ ये आए नहीं तो हुए है, हैं। ये बीजेपी वाले आपके खिलाफ है। उन्होंने आपका रास्ता रोक लिया था। तालिबानियों को आपका समर्थन इसमें किया। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, आपको भारत जवाब की सुनिए, नागरिकता जवाब दे। ये आपके खिलाफ, जवाब ये आपके सुनिए, हमदर्द नहीं है सर। एक सेकंड। इसलिए हमने देश में इतना बड़ा आंदोलन किया है। अब अगर आप, मैं संबित भाई से कह रहा हूँ, अगर आप, वो आपको उनका जवाब अगर दीजिए। आप हमदर्द हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं। सुनिए ना, अगर आपको आप- कुछ बोल रहे हैं। अरे छोड़िए ना, छोड़ कैसे मैं दें आपसे उनको? पूछ रहा हूँ। छोड़िए कैसे? हमदर्द अगर कौन है? आप छोड़ कैसे हमदर्द दे? हैं, आपका ये बोलो, उनको हमदर्द छोड़ कौन है? नहीं, आप सुनिए क्या बोल हमदर्द कौन है? अगर आप हमदर्द नहीं होगा, हैं, नहीं होगा। सीए में अमेंडमेंट नहीं होगा, कौन है? हो गया ना, पता हमदर्द चल कौन गया। है? ये आपके हमदर्द कौन है आपका हमदर्द? amendment नहीं होगा। आपका ये बोलो, अभी अफगानिस्तान के कोई इंडिया का आतंकवादी किया? आपको सुनो, एक सेकंड, ठीक है, आपने भी बात करा था। शोएब जमाई, एक सेकंड। मोदी जी नहीं ने होगा ट्वीट amendment नहीं कर सीए। सके शोएब जमाई तालिबान के संबित खिलाफ। पात्रा, मोदी जी ने तालिबान को कभी भी ट्वीट करके यहाँ से शोएब, आतंकवादी नहीं कहा। शोएब, एक शोएब, ट्वीट नहीं शोएब, किया मोदी जी ने तालिबान के खिलाफ। क्या बातें शोएब, करते हैं अच्छा, अमीश ठीक है। भाई? नहीं, बहुत पर्टिनेंट सवाल है। नहीं, मैंने इसे कहा ये मोदी जी का ट्वीट refugee कहाँ का है तालिबान के certificate खिलाफ? है। एक सेकंड, शोएब, सिंगल ट्वीट अगेंस्ट आपने द बोला, तालिबान ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। आई हैवंट सीन, he has not referred them as a terrorist. चल रही है, I am asking the question सुनिए, to सुनिए, the मैं जवाब government जवाब officer. मैं अभी बोला। क्यों नहीं ठीक है, है ठीक है, संबित पात्रा बोलेंगे। आप ठीक है, सीए संबित में जवाब। संशोधन बोलिए, करके संबित जी, अफगानी बोलिए, नागरिकों को बोलिए, दे दीजिए यहाँ पे मान्यता, मतलब उनको सिटीजनशिप। यही तो हमारी डिमांड थी। मोदी जी के ट्वीट करने देश से की सब जनता कुछ को होगा पता ना। चल रहा है कौन इनका देखिए, हमदर्द मेरी है। चर्चा अरे में हम ऐसे हैं नहीं इनके होता। हमदर्द। इसके आपने लिए हमने 102 दिनों तक आंदोलन अरे आप तो किया। हाफिज सईद को भी ले आएंगे, चिंता मत इनके करिए। लिए हमने यहाँ से लाठियां खाई। लाठी? इनके लिए हमारे लोग जो हैं आज भी जेलों में बंद हैं। आप आपके अफगान, अधिकारों के लिए आप हमने तालिबान, यहाँ से- क्या हम पर बोले जा गोली रहे हैं? चली, सर। क्या बोल रहे हैं? अभी तालिबान का समर्थन कर रहे थे। आपने अभी बोला कि देखिए इनको नागरिकता नहीं मिल रही, इसको नागरिकता मिल रही है, लेकिन देखिए जो आवेदन देगा उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन तालिबानियों को नागरिकता भारतवर्ष में ये तालिबानी नहीं नहीं है, मिलेगी, अमीश नहीं भाई, मिलेगी, ये तालिबानी नहीं नहीं है। मिलेगी। तालिबान- संबित पात्रा अब आप ये बोलिए, हमारे अब आप अफगान बोलिए, के नागरिक आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए। संबित पात्रा अब आप बोलिए। नहीं, अमीश अमीश भाई भाई, आपने इनको संबित जी, बताया, ऐसा संबित तो जी नहीं- बोला, नहीं लगा। संबित जी आप बोलिए। अमीश भाई, मैं इनकी अमीश नागरिकता भाई की बात प्लीज कर मैं रहा हूं बात कर भाई। लूं। अब क्या बातें कर रहे हैं? अमीश भाई, दो चीजें यहाँ पर ध्यान देनी होगी है। अभी शोएब भाई ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि सबको नागरिकता मिले, और मुसलमान भी बहुत डरा हुआ है अन्य देशों में, मुसलमानों की हालत भी बाकी देशों में खराब है, वो यहाँ आना चाहते हैं इंडिया में। इन्होंने एग्जैक्ट फ्रेज यूज किया, आप देख लीजिएगा कि मुसलमान भी डरा हुआ है, मुसलमान भी परेशान है। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अगर मुसलमान परेशान है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है और मुसलमान सबसे ज़्यादा परेशानी में कहीं है तो हिंदुस्तान में, इन दोनों ने आज ये एकदम चिल्ला रहे हैं कि नागरिकता दो, मुसलमान कहीं आना चाहता है तो हिंदुस्तान में ही आके देश खुश में रहेगा, मॉब कहीं लिंचिंग रहेगा। होगी तो हम सवाल उठाएंगे। देश में कहीं पर यहाँ से अरे अनारक्षित तालिबान होगा तो तालिबान हम सवाल इंसानियत की उठाएंगे। लिंचिंग ये करा, हमारा बोलो। फर्ज है।
अरे पूरी विपक्ष 10 सेकंड डिबेट नहीं हो इसमें क्या बात है? देखिए, क्या मैं मॉब लिंचिंग को सपोर्ट कर दूं? अच्छा, या 10 जाने सेकंड, दूं? 10 सेकंड हमारा बात को कंसर्न नहीं रखिए। होगा ना सर, लेकिन आप उसको यहाँ से अफगान के नागरिक से जोड़ रहे हैं, दूसरे देशों के मुसलमान से जोड़ रहे हैं। अमिश भाई क्या मजाक शोएब जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिए। अनार्किज्म है। ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन है। अब एक संबित आप ही का ऑडियो खुला हुआ है, 10 सेकंड में आप बोलिए, देन तस्लीम रेमानी, देन शहजाद पूनावाला। बोलिए। अमीश भाई, इनका मानना है कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से मुस्लिमों को यहां पर आप नागरिकता दो क्योंकि यही उनका सेफ हेवन है, जबकि यही लोग कहते थे कि मुसलमान सबसे ज्यादा अनसेफ भारत में। दूसरी बात, रहमानी साहब ने इन हमारे भाई बहनों से सवाल किया कि आपको आखिर भारत ने दिया क्या। सोचिए जरा, खाते इस देश का है और फिर भी इस देश के विरोध में इतना जहर। भारत ने क्या दिया आप इनसे पूछिए, भारत ने क्या दिया है? सेफ्टी, हमारी बहन ने सेफ्टी कहा, हमारी बहन ने कहा, बताइएगा, हमारी बहन ने कहा इनको डेमोक्रेसी दिया, इनको यहां सर उठा के जीने का हमने। आज सवाल इन्होंने क्या पूछा कि भारत ने आखिर आपको 10 मिनट क्या मैं बोलूंगा, 10 सेकंड क्यों नहीं बोलूं मैं? आपने जो सवाल पूछा कि आप दोनों, भारत ने क्या दिया, क्या दिया? अरे खाते इस देश का है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। भारत ने क्या दिया? ठीक है, भारत ने क्या दिया? पूरे आलम इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। एक बात मैं बता दूं, अमेंडमेंट नहीं होगा, सीएए में अमेंडमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये रेफ्यूजी है, रेस्पेक्टेबल रेफ्यूजी है, इनके लिए हिंदुस्तान सब कुछ करेगी, सब कुछ करेगी। कौन बोल रहा है? जीवन बचा करके हमने रेफ्यूज दिया है। आप तालिबान के साथ खड़े होकर अभी आप कह रहे हैं तालिबान महिलाओं को मारती है कि नहीं मारती है, मारती है कि मारती नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार करती है या नहीं करती है, महिलाओं पे अत्याचार करती है कि नहीं बताने से। और इन्होंने आखिरी सवाल, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया। मोदी जी ट्वीट करेंगे तो ये बोलेंगे, मोदी जी तो ये भी ट्वीट नहीं करते कि आप सांस लो, ये सांस क्यों ले रहे हैं? ठीक है, मोदी जी तो ये ट्वीट नहीं करते हैं गुसल खाने जाओ, ये गुसल खाने क्यों चले जाते हैं? मोदी जी ने ट्वीट किया था गुसल खाने जाओ, क्यों गुसल खाने गए? आर पार की टक्कर में रुकते हैं एक अंतराल के लिए, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है। हाई वोल्टेज ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मैंने बहुत सीधे पूछा था इन तमाम भाई बहनों से, ये आते जाते रहते हैं, आपके पास रिफ्यूजी कार्ड है? उन्होंने फरमाया रिफ्यूजी कार्ड है या आपके पास सिटीजनशिप है? जो अरे कुछ भी है, प्रोटेक्टेड तो है। आप तो तालिबान का समर्थन कर रहे थे, आपने इनसे पूछा इंडिया ने क्या दिया आपको? शर्म नहीं आई? मालूम हो गया शर्म नहीं आई? स्टेटस है। यहां पर कुछ बैठे लोग तालिबान को बचाने के लिए इतने उत्सुक है कि उनके दुख पर कभी उनको हंसी आती है और कभी उन महिलाओं को पूछते हैं कि सबूत बताओ कि तुम्हारे साथ अत्याचार क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये अगर इनका कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है तो इस शरिया के हर एक खिलाफ हर मुसलमान है, क्योंकि ये आपका तालिबानी शरिया है और हम जो चाहते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरिया है। तो आप कभी उसको अपनी गंदी जुबान से निकालना मत। ने विधानसभा को यह जानकारी दी। गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री रत्नाकर के गांधी टोपी पर किए गए एक ट्वीट पर विवाद हो गया। इस ट्वीट में दावा किया गया कि गुजरात और महाराष्ट्र में पहनी जाने वाली सफेद टोपी, जिसे गांधी टोपी कहते हैं, उसे तो कभी गांधी जी ने पहना ही नहीं। यही नहीं, ट्वीट में लिखा गया कि ऐसी टोपी हमेशा जवाहरलाल नेहरू पहनते थे, लेकिन उसे गांधी टोपी का नाम दे दिया गया, जिसके बाद गुजरात बीजेपी के बाकी नेता इस बात का समर्थन करने लगे। गांधी जी कोई जगह टोपी पहरी हो एवो फोटो कोई जगह अपन कोई ने प्राप्त थतो नहीं। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की ये बात हजम नहीं हुई और उसने भी ऐसी दलीलें देनी शुरू कर दी जिससे साबित हो जाए कि गांधी जी टोपी पहनते थे। गांधी जी हर हमेशा टोपी पहनते थे, लेकिन इस देश के गरीब जनता तक जब तक अपने कपड़े नहीं हो तब तक इनका त्याग किया था। सलमान खान और उनके जीजा आयुष की फिल्म अंतिम का पहला लुक जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। इससे पहले महबूबा वहां एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी में थी। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। राज्य सरकार इसके लिए कानून में बदलाव करने की तैयारी में है। कुल मिलाकर के अगर कुलगुरु नाम आता है तो ज्यादा अच्छा है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अब श्रद्धालु ऑनलाइन अभिषेक कर सकेंगे। वहां 4D तकनीक के जरिए जल चढ़ाने की यह सुविधा शुरू की गई। रायपुर की जिला अदालत ने सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
उन पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के मामले में यह कार्रवाई की गई। हालांकि इन सबके बीच सीएम के पिता की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो थाने में कुर्सी पर बैठकर खाना खाते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक पर्व की ऑनलाइन शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई शिक्षकों से भी बात की। ये कार्यक्रम 12 दिन तक पूरे देश में चलेगा, जिसमें पढ़ाई के नए तरीकों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दे। कृषि सुधार कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति के सदस्य अनिल घनवत ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने अपनी समिति की रिपोर्ट पर अमल करने की मांग की ताकि किसान आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। ये खत अनिल घनवत ने इस समिति के सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि निजी तौर पर लिखा। फीफा विश्व कप क्वालिफायर में दक्षिण अफ्रीका ने घाना को 1-0 से हरा दिया। इसी के साथ घाना की विश्व कप खेलने की राह और मुश्किल हो गई। बैंक घोटाले में घिरे नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ गईं। ईडी ने उनकी बहन के पति मयंक मेहता को सरकारी गवाह के तौर पर मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने मयंक के खिलाफ जारी सभी वारंट रद्द कर दिए। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हालांकि उन्हें इस मुकाबले के पहले सेट में 20 साल के अमेरिकी खिलाड़ी जेनसन ब्रुक्सबी से हार का सामना करना पड़ा, पर फिर जोकोविच ने वापसी की और 1-6, 6-3, 6-2 और 6-2 से ये मैच अपने नाम कर लिया। केंद्र सरकार ने पेगासस जासूसी मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई सोमवार तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने ऐसे मामलों में दखल से इनकार किया, साथ ही साफ किया कि ये काम जनता और खेल से जुड़े लोगों का है। गाजियाबाद में एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है ये कार मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में जा रही थी। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा दिए जाने के बाद अब यूपी में भी इसकी मांग उठ गई। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा देने की मांग की। नमाज पढ़ने के लिए अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। इस बयान पर बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी भड़क गए और उन्होंने ट्वीट कर इसका कड़ा विरोध किया। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने भी एसपी विधायक की मांग पर ऐतराज जताया। संविधान के मंदिर में भारत माता के मंदिर में इस प्रकार की बात करना बहुत ही दुखद है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी सामने आए और उन्होंने अपने विधायक के बयान को गलत ठहराया। लखनऊ में असेंबली के पास ही लगी हुई मस्जिद जहाँ लोग नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद मंदिर के नाम को लेना मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफी है। झारखंड में नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा में अलग कमरे के फैसले के बाद इसका असर बाकी राज्यों में भी दिखने लगा। पहले ऐसी ही मांग यूपी में उठी और अब बिहार विधानसभा से भी ऐसा ही मामला सामने आया। वहां बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए परिसर में जगह की मांग कर दी। विधानसभा में अगर नमाज की जगह है तो हनुमान चालीसा की भी जगह होनी चाहिए। जिसके बाद उन पर आरजेडी हमलावर हो गई। आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये मांग सरासर बेतुकी है। इसकी जगह उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे उठाने चाहिए। तो हनुमान चालीसा के लिए अगर उनको वहीं पढ़ना है तो पढ़े, लाल किले पर चढ़कर पढ़े, कौन रोका? फिल्म भूत पुलिस अब 17 सितंबर के बजाय एक हफ्ते पहले 10 सितंबर को ऑनलाइन रिलीज होगी। इस फिल्म में सैफ अली खान, यामी गौतम, जैकलीन फर्नांडिस और अर्जुन कपूर नजर आएंगे। बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला और उन्हें भरोसा दिया कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो ब्राह्मणों को सुरक्षा मिलेगी। विपक्ष विकास दुबे एनकाउंटर के मुद्दे पर अक्सर बीजेपी को घेरता है। माना जा रहा है कि मायावती भी इस वादे के जरिए यही मुद्दा भुनाना चाहती हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर सुरक्षा, सम्मान, इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के ब्राह्मणों को दिए गए भरोसे को खोखला माना। ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, ब्राह्मण समाज के लोग सताए गए, उन पर फर्जी मुकदमे लादे गए, फर्जी एनकाउंटर हुए, तब किसी परिवार के बीच में पहुंचकर क्या इन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की? जबकि बीजेपी ने अपने काम गिनवाते हुए बीएसपी के वादों को चुनावी बता दिया। ये चुनाव है और ये बरसात की तरह, जो बरसात में कुछ जीव जंतु सड़कों पर घूमते हैं, आवाजें करते हैं, ये उन्हीं से मान के चलिए।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं और मुसलमानों के एक पूर्वज होने वाले बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। इस बयान के सामने आते ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आरएसएस के साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने मोहन भागवत के इस बयान का स्वागत किया। ये बयान हमको एक सूत्र में बांधता है, यहाँ पर हमको बराबर का भाई का दर्जा देता है। एक दिन पहले मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने हिंदुओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों के पूर्वजों से जुड़ा एक बयान दिया था। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अफगानिस्तान से आए सिख समुदाय के कई लोगों ने तिलक नगर के एक गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने मदद के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इससे पहले कोरोना खतरे की वजह से इन सभी को छावला में आईटीबीपी के एक सेंटर में 14 दिनों तक क्वारंटीन किया गया था। प्रयागराज के पूर्व सांसद अतीक अहमद अपने परिवार के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में शामिल हो गए। झारखंड सरकार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में वहां ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। राज्य सरकार ने विधानसभा को यह जानकारी दी। गुजरात बीजेपी के संगठन महामंत्री रत्नाकर के गांधी टोपी पर किए गए एक ट्वीट पर विवाद हो गया। इस ट्वीट में दावा किया गया कि गुजरात और महाराष्ट्र में पहनी जाने वाली सफेद टोपी, जिसे गांधी टोपी कहते हैं, उसे तो कभी गांधी जी ने पहना ही नहीं। यही नहीं, ट्वीट में लिखा गया कि ऐसी टोपी हमेशा जवाहरलाल नेहरू पहनते थे, लेकिन उसे गांधी टोपी का नाम दे दिया गया, जिसके बाद गुजरात बीजेपी के बाकी नेता इस बात का समर्थन करने लगे। गांधी जी कोई जगह टोपी पहरी हो एवो फोटो कोई जगह अपन कोई ने प्राप्त थतो नहीं। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की ये बात हजम नहीं हुई और उसने भी ऐसी दलीलें देनी शुरू कर दी जिससे साबित हो जाए कि गांधी जी टोपी पहनते थे। गांधी जी हर हमेशा टोपी पहनते थे, लेकिन इस देश के गरीब जनता तक जब तक अपने कपड़े नहीं हो तब तक इनका त्याग किया था। सलमान खान और उनके जीजा आयुष की फिल्म अंतिम का पहला लुक जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। इससे पहले महबूबा वहां एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी में थी। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति की जगह कुलगुरु शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। राज्य सरकार इसके लिए कानून में बदलाव करने की तैयारी में है। कुल मिलाकर के अगर कुलगुरु नाम आता है तो ज्यादा अच्छा है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अब श्रद्धालु ऑनलाइन अभिषेक कर सकेंगे। वहां 4D तकनीक के जरिए जल चढ़ाने की ये सुविधा शुरू की गई। रायपुर की जिला अदालत ने सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के मामले में यह कार्रवाई की गई। हालांकि इन सबके बीच सीएम के पिता की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो थाने में कुर्सी पर बैठकर खाना खाते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक पर्व की ऑनलाइन शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई शिक्षकों से भी बात की। ये कार्यक्रम 12 दिन तक पूरे देश में चलेगा, जिसमें पढ़ाई के नए तरीकों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दे। कृषि सुधार कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति के सदस्य अनिल घनवत ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने अपनी समिति की रिपोर्ट पर अमल करने की मांग की ताकि किसान आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। ये खत अनिल घनवत ने इस समिति के सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि निजी तौर पर लिखा। फीफा विश्व कप क्वालिफायर में दक्षिण अफ्रीका ने घाना को 1-0 से हरा दिया। इसी के साथ घाना की विश्व कप खेलने की राह और मुश्किल हो गई। बैंक घोटाले में घिरे नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ गईं। ईडी ने उनकी बहन के पति मयंक मेहता को सरकारी गवाह के तौर पर मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने मयंक के खिलाफ जारी सभी वारंट रद्द कर दिए। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हालांकि उन्हें इस मुकाबले के पहले सेट में 20 साल के अमेरिकी खिलाड़ी जेसन ब्रुक्सबी से हार का सामना करना पड़ा, पर फिर जोकोविच ने वापसी की और 1-6, 6-3, 6-2 और 6-2 से ये मैच अपने नाम कर लिया। केंद्र सरकार ने पेगासस जासूसी मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई सोमवार तक टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने ऐसे मामलों में दखल से इनकार किया।
साथ ही साफ किया कि ये काम जनता और खेल से जुड़े लोगों का। गाजियाबाद में एक कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है ये कार मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में जा रही थी। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा दिए जाने के बाद अब यूपी में भी इसकी मांग उठ गई। यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा देने की मांग की। नमाज पढ़ने के लिए अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। इस बयान पर बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी भड़क गए और उन्होंने बढ़ाया। आखिरी 1 मिनट है। ओके, 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड आपके। बोलिए। मैंने बहुत सीधे पूछा था इन तमाम भाई बहनों से, ये आते जाते रहते हैं, आपके पास रिफ्यूजी कार्ड है? उन्होंने फरमाया रिफ्यूजी कार्ड है या आपके पास सिटीजनशिप है? जो अरे कुछ भी है, प्रोटेक्टेड तो है। आप तो तालिबान का समर्थन कर रहे थे। आपने इनसे पूछा इंडिया ने क्या दिया आपको? शर्म नहीं आई? मालूम हो गया शर्म नहीं आई? स्टेटस है और ना ही सिटीजनशिप का स्टेटस तो मिल ही नहीं सकता। अमीश जी, आज जो हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो ना रेफ्यूजी स्टेटस ना सिटीजनशिप में फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं सुरक्षा जो उनको भारत ने दी, वो चाह रहे हैं लोकतंत्र जो भारत ने दिया, वो चाह रहे हैं सम्मान जो भारत देता है, और वो चाहते हैं कि हर एक इंसान उनके दुख को पहचाने। पर यहां पर कुछ बैठे लोग तालिबान को बचाने के लिए इतने उत्सुक है कि उनके दुख पर कभी उनको हंसी आती है और कभी उन महिलाओं को पूछते हैं कि सबूत बताओ कि तुम्हारे साथ अत्याचार क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये अगर इनका कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है तो इस शरिया के हर एक खिलाफ हर मुसलमान है, क्योंकि ये आपका तालिबानी शरिया है और हम जो चाहते हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरिया है। तो आप कभी उसको अपनी गंदी जुबान से निकालना मत। और दूसरी बात, मैं बात पूरी कर रहा हूं, अपनी बात पूरी कर रहा हूं, मेरा समय है, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जहां तक सवाल है भारत के दोहरे रवैये की, मैं कहता हूं भारत ने कौन सा दोहरा रवैया अपनाया है? भारत का एक ही रवैया है और वो रवैया ये है कि इंसान होकर इंसान की जो अहमियत है उसको सिर्फ यहां पर भारत में शरण मिलती है। परंतु दुख की बात यह है कि अफगान से बैठे हुए लोग भारत की प्रशंसा करते हैं और यहां पर बैठे हुए लोग भारत की बुराई करते हैं। मैं तो कहता हूं कि भारतीयों से, इस जैसे भारतीयों से कहीं ज्यादा ये अफगानी हमारे भारतीय हैं। ठीक, मैं मानता हूं इनको भारतीय, मैं मानता हूं कि आपसे ज्यादा भारतीय वो है। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते ये महिला मुझे कह रही थी कि मैं आखिर में बोलना चाहती हूं, मुझे मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप चारों को और खास तौर पर रहमानी साहब और शोएब जमैया आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 30 सेकंड इस महिला को सुने, मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा सबसे पहला कहना ये कि बाई का नाम नहीं जानती हूँ, पर इससे मुझे तस्लीम रहमानी, ये जो सफेद कुर्ते में है, हाँ रहमानी, ये मुझे जवाब दे। इन्होंने कहा कि आप लोग क्यों वहाँ लड़ने के लिए नहीं रोका, क्यों आपका फैमिली के अपने फैमिली के साथ वहाँ से यहाँ आया? आप जैसे इन्होंने कहा कि आप कुछ दिन वहाँ रहकर आ जाओ कि इनके साथ क्या होते हैं। यहाँ वहाँ आपको पता है कि लेडीज के साथ रेप होते हैं खुलेआम सड़क में, फुटपाथ में। उसका बाप, उसका भाई आराम खड़े होकर देखते हैं। ये मुस्लिम है, उर्दू यही पाकिस्तानी जबान में ये बोलते हैं। और दूसरी बात, 1 सेकेंड, अफगानिस्तान में नहीं 1 सेकेंड, 4 करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ के करीब खवातीन वहाँ रहती हैं। डर के मारे से यहाँ क्यों आया? वो डर के मारे इसलिए आया कि जितना मीडिया में आप जितना यूट्यूब में देखते हो, हमारा सारा कुछ जो है पाकिस्तान लेकर जाते, हमारा जैसे कीमती पत्थर लेकर जाते, वो सब यूट्यूब में आया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इससे बेहतर निष्कर्ष किसी चर्चा का नहीं हो सकता कि जिसको तालिबान पसंद है, जिसको तालिबान पर शक भी है, वो आतंकवाद वहां पे फैला रहा है, वो कुछ दिन जरूर बिताए तालिबान में। हमारे यहाँ पर कहते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारिए तालिबान में, जरूर जाइए तालिबान में। जिनको लगता है कि तालिबान में बड़ा अच्छा माहौल है, उस अच्छे माहौल को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ छुट्टियों बजाय अगर वापस आएंगे तो मुलाकात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो लोग ये ढोल पीटते थे कि हिंदुस्तान में अकलियतें बहुत डर के माहौल में रहती है, अब वो नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि कहीं अगर शांति है तो हिंदुस्तान के अंदर है। सच को समय लग जाता है, लेकिन वो सामने पटल पे आ जाता है और डंके की चोट पे आ जाता है। जय हिंद।